प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों की, अर्थात वे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, स्रोत हैं जिनसे हम इतिहास को जान सकते हैं। लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीयों के ऊपर यह आरोप लगाया है कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं छोड़ा जिससे भारत का इतिहास जाना जा सके। इन पाश्चात्य विद्वानों में डिकिंसन, विंटरनित्ज, मैकडोनल्ड, एल्फिंस्टन आदि का नाम आता है। इनके अनुसार भारत में इतिहास को जानने के लिए कोई विशुद्ध इतिहास ग्रंथ नहीं मिलता, और ये बताते हैं कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने जो आरोप लगाया है कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था, सर्वथा निराधार है। ऐसा ही विचार 11वीं शताब्दी का मुस्लिम लेखक अल-बरूनी बताता है, जो बताता है कि भारतीय लोग जो हैं घटनाओं के काल क्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। घटनाओं के तिथि क्रमानुसार वर्णन करने में वो लापरवाही बरतते हैं। लेकिन ये सही है, हम इस बात को मान सकते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने घटनाओं का तिथि क्रमानुसार वर्णन नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनमें इतिहास बुद्धि नहीं थी। उन्होंने इतिहास को अपने जीवन के साथ समग्र विषयों का अध्ययन माना। उनके इतिहास के अंतर्गत सभी चीज़ें शामिल होती थी जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता था। उन्होंने इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों ने देखा था। भारतीयों का दृष्टिकोण धर्मपरक था। उनकी दृष्टि में इतिहास साम्राज्यों तथा शासकों के उत्थान पतन की कहानी न होकर उन समस्त मानव मूल्यों का अध्ययन था जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। उनके इतिहास में सभी चीज़ें शामिल थी, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी कुछ शामिल होता था। प्राचीन भारतीयों की इतिहास की परिभाषा इतिहास की आधुनिक परिभाषा से भिन्न थी। भारतीयों के ने इतिहास को विद्या ज्ञान के एक विशिष्ट अंग के रूप में स्वीकार किया था तथा इतिहास को उन्होंने पंचम वेद की संज्ञा दी थी। उनके इतिहास में पुराण, इतिवृत्त, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र सभी कुछ शामिल होता था। पाश्चात्य और मध्यकालीन मुस्लिम विचारधारा मनुष्य की लौकिक उपलब्धियों का उल्लेख उनके काल क्रम में स्वीकार करती है, लेकिन प्राचीन भारतीयों में इतिहास के इस काल क्रम पर ध्यान नहीं दिया। हम उनकी ये गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात स्वीकार नहीं कर सकते कि उनमें इतिहास बुद्धि नहीं थी। उनका इतिहास को देखने का नजरिया अलग था। और पाश्चात्य विद्वानों का ये आरोप कि यहाँ पर कोई विशुद्ध इतिहास ग्रंथ नहीं मिलता और इसलिए उनमें इतिहास बुद्धि का अभाव था, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रचुर सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, और इस सामग्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातात्विक साधन या स्रोत, दूसरा है साहित्यिक साधन, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पुरातात्विक साधनों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इतिहास के साधन के रूप में पुरातात्विक स्रोतों का विशेष महत्व है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के गर्भ के अंदर छिपी हुई सामग्री से प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में विशद जानकारी प्राप्त की जाती है। पुरातात्विक स्रोतों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा है मुद्राएं या सिक्के, तीसरा है स्मारक, और चौथा है पुरावशेष। पहले हम देखें अभिलेखों को। तो अभिलेखों का महत्व जो है इतिहास के साधन के रूप में सबसे अधिक है। अभिलेख में लिखित सामग्री है जो हमें शिलाओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं अथवा स्तंभों के ऊपर लिखी हुई मिलती है। जब कोई लेख हमें शिला पर लिखा मिलता है तो हम इसको शिलालेख कहते हैं। जब यह लेख हमें ताम्रपत्र पर लिखा मिलता है तो हम इसको ताम्रपत्र लेख कहते हैं।
जब यही लेख किसी स्तंभ के ऊपर लिखा मिलता है तो इसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। जब किसी शिलालेख में किसी शासक की कीर्ति का यशोगान किया जाता है, गुणगान किया जाता है, तो उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। भारतीय इतिहास में इस तरह की अनेक प्रशस्तियां हमें मिली हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख यदि हम देखें तो सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर में बोगज गोई से प्राप्त अभिलेख है, जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें हित्ती नरेश व मितानी नरेश के बीच हुई संधि का वर्णन है। इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि हम इस लेख की तिथि के आधार पर ऋग्वेद की तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का वर्णन है। इसी तरह हमें अभिलेख जो है पारसिक नरेशों के अभिलेख मिले हैं पश्चिमोत्तर भारत से। इन अभिलेखों से हमें ईरानी साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है कि पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य विस्तृत था। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो अभिलेख जो है हमें अशोक के शासनकाल से मिलने लगते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर विद्वान हैं। उन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल हुए हैं। अशोक के बाद के अभिलेखों में शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आता है, सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक गुहा लेख आता है, कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आता है, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, पुलकेशिन द्वितीय का अहवल मैगुटी अभिलेख है, तथा प्रतिहार नरेश भोज, जिसको हम मीरी भोज भी कहते हैं, उसकी ग्वालियर प्रशस्ति महत्वपूर्ण है। यदि हम उपरोक्त इन अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों के बारे में विशद वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही उसकी जो व्यक्तिगत गुण हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि उसकी जो उसका जो सिक्के हैं, उसके वीणा वादन शैली के जो सिक्के हैं, उससे उसके संगीत प्रेम का बोध होता है। तो इसको हम उसके संगीत जो मुद्राएं हैं उसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा अभिलेख जो है वो है पुलकेशिन द्वितीय का अहवल मैगुटी अभिलेख। इससे हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका विशद वर्णन प्राप्त होता है। ये पहला अभिलेख है जिससे हमें हर्ष की पराजय का वर्णन मिलता है, और किसी स्रोत में हमें हर्ष की पराजय का वर्णन नहीं मिलता। इसलिए अभिलेखों का महत्व इसलिए है क्योंकि इनमें हमें मूल बात प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अभिलेखों के बारे में ये बात सही नहीं है। इसलिए इनके द्वारा जो दी गई जानकारी होती है वो वास्तविक रूप में हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसमें हम गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसी तरह अभिलेखों की श्रृंखला में हमें कुछ गैर सरकारी अभिलेख भी मिले हैं। इन गैर सरकारी अभिलेखों में विदिशा में बेसनगर से यवन राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख मिला है, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि इससे हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के विकसित अवस्था में होने का प्रमाण मिलता है। इसी तरह जो दूसरा अभिलेख है वो हमें एरण से मिला है, जो हूणराज तोरमाण का है। यह वराह प्रतिमा पर लिखा हुआ है। इस अभिलेख से हमें तोरमाण के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसी तरह पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले विविध जो शासक हैं, जैसे गहड़वाल हैं, चंदेल हैं, चालुक्य हैं, परमार हैं, पाल हैं आदि के जो अभिलेख मिले हैं, उनसे हमें उनकी उपलब्धियों के साथ साथ उस समय के समाज और संस्कृति के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के साधन के रूप में अभिलेखों का महत्व बहुत अधिक है। इसके बाद हम इतिहास के साधन के रूप में अध्ययन करेंगे मुद्राओं का अथवा सिक्कों का। भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सिक्के मिले हैं।
यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं शताब्दी तक जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से जो हमें सिक्के मिलने लगते हैं नियमित रूप से, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगते हैं। इन्हें हाथ सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों को साहित्य में कारशापण, धरण अथवा शतमान नामों से पुकारा गया है। वास्तव में ये चांदी के टुकड़े हैं जिन पर कोई लेख लिखा हुआ नहीं मिलता, केवल आकृतियां खुदी हुई मिलती हैं। यदि हम सिक्कों पर लेख लिखने की बात करें तो हम देखते हैं सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने किया। उन्होंने पश्चिम उत्तर भारत में सोने के सिक्के ढलवाए। विभिन्न राजवंशों के ढलवाए गए इन सिक्कों से भी हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सिक्कों से प्राप्त यदि दूसरी सूचनाओं की बात करें तो इसमें आता है कि सिक्कों से हमें किसी राजा के शासनकाल में व्यापार वाणिज्य की उन्नति का अथवा अवनति का पता चलता है। जैसे सिक्कों की बहुलता यदि किसी राजा के काल में मिलती है तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उस समय व्यापार वाणिज्य की प्रगति हो रही थी, व्यापार वाणिज्य अच्छी अवस्था में था। यदि किसी राजा के शासनकाल में कम सिक्के मिलते हैं तो हमें ये बात अनुमान लगाते हैं हम इस बात का कि उस काल में व्यापार वाणिज्य की दशा अच्छी नहीं थी। ये बात हम पूर्व मध्यकाल के विषय में कर सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में हमें सिक्कों का अभाव पाते हैं तथा पूर्व मध्यकाल के अंत में यानी 1200 ईस्वी के आसपास हम सिक्कों की बहुलता पाते हैं, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उस काल में व्यापार वाणिज्य फिर से प्रगति पर अग्रसर हो गया था। इसी तरह सिक्कों से हमें कभी कभी राजाओं के व्यक्तिगत गुणों के बारे में, उनके धर्म के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्मानुयायी उसको बौद्ध धर्मानुयायी सिद्ध करने में उसका बौद्ध धर्मों के अनुयायी होने का पता चलता है। इसी तरह समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उससे उसके जिन सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उनसे उसके संगीत प्रेम का पता चलता है। इस प्रकार जो दूसरे प्रकार के जो सिक्के हैं जैसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के हैं, उनसे उसके व्याघ्र शैली के जो सिक्के हैं उससे उसकी विजयों के बारे में, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर भारत पर यानी गुजरात काठियावाड़ पर उसके द्वारा शकों पर विजय की पुष्टि होती है। तो सिक्कों से हमें राजाओं की विजयों के बारे में, उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी साम्राज्य सीमा के बारे में पता चलता है। हम किसी युग की आर्थिक समृद्धि का पता लगा सकते हैं, हम किसी युग की आर्थिक अवनति का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार सिक्के जो हैं भारतीय इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्कों के बाद में भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में आते हैं स्मारक। स्मारकों में हम भवनों को, मंदिरों को, इमारतों को शामिल करते हैं। स्मारकों से हमें विभिन्न युगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशाओं का बोध होता है। जैसे किसी काल में मंदिरों, भवनों जैसे किसी काल में अच्छे कलात्मक भवन यदि मिलते हैं, मंदिर यदि मिलते हैं, तो हमें उस काल में कला के विकसित अवस्था में होने का प्रमाण मिलता है कि उस काल में कला की उन्नति हो रही थी। दूसरा, जैसे किसी काल में किसी धर्म विशेष के मंदिरों की यदि बहुलता हमें मिलती है तो हमें अनुमान लगाते हैं कि उस काल में उस धर्म की प्रगति हो रही थी, वह उस धर्म की अच्छी अवस्था में था, वो धर्म प्रजा उसको मानती थी। लेकिन यदि किसी धर्म के कम मंदिर हमें मिलते हैं, किसी धर्म के कम मंदिरों की प्राप्ति करते हैं किसी काल में, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस काल में उस धर्म की अवनति हो रही थी। तो इस प्रकार स्मारकों के द्वारा भी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, भवनों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसी बहुत सारे भवन मिले हमें, जिनसे हमें उस काल में कला की उन्नति के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरे जो जहाँ पर खुदाई हुई है नगरों में, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, मथुरा है, सारनाथ है, पाटलिपुत्र है, इनकी खुदाइयों में हमें प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें मिली हैं। खुदाई में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है, गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है,
जिससे उसकी कलात्मक जो उन्नति है उसका पता चलता है। इसी तरह अतरंजी खेड़ा की खुदाइयों से हमें ये पता चलता है कि भारत में जो है लोहे की प्राचीनता जो है 1000 ईसा पूर्व के लगभग जाती है। लोहे की प्राचीनता 1000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। इसी तरह दक्षिण भारत में भी अनेक स्थलों की खुदाई की गई है जहाँ पर हमें अनेक स्मारक मिले हैं। जैसे पांडिचेरी के पास अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई की गई है, तो यहाँ से हमें रोमन सिक्के और बर्तन मिले हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। घनिष्ठ व्यापार होता था बहुत पर्याप्त मात्रा में। भारत से चीज़ें रोम जाती थी तथा रोम का सोना भारत आता था। रोम की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भारत आती थी। इसलिए इस तरह अरिकमेडु की खुदाई से हमें व्यापार वाणिज्य की प्रगति का पता चलता है भारत और रोम के बीच। इसी तरह गुप्त काल के जो विविध मंदिर बने हुए हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भीतरी गांव का मंदिर है, और जो दूसरे मंदिर हैं, अजंता की गुफाएं हैं, नालंदा की जो मूर्तियां हैं, उनसे हमें गुप्त काल में हिंदू कला के विकसित अवस्था में होने का प्रमाण मिलता है। वैष्णव धर्म के जो अत्यधिक मंदिर जो गुप्त काल में मिले हैं, इससे पता चलता है कि इस धर्म की इस काल में प्रगति हो रही थी। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हिंदू संस्कृति के स्मारक मिले हैं। जैसे जावा से बोरोबदूर का भव्य स्तूप मिला है, कंबोडिया से अंगकोरवाट का विशाल मंदिर मिला है। इससे हमें दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का पता चलता है। पुरातात्विक साधनों में अंत में आते हैं पुरावशेष। पुरावशेषों के अंतर्गत हम मिट्टी के बर्तनों को, औजारों को, उपकरणों को शामिल करते हैं। इसमें हड्डी के औजार, उपकरण, पत्थर के औजार, उपकरण आदि शामिल हैं। जिन औजारों और उपकरणों का प्रयोग आदि मानव करता था, शिकार करने में करता था, अपने घरेलू काम में जिनका प्रयोग करता था, उनके जो हम प्राप्त करते हैं खुदाई में, तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। बर्तनों की यदि हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें, तो मिट्टी के बर्तनों की जो संस्कृति है, प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली है लाल और काले रंग के मृतभांड, जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की है। दूसरे नंबर पे आते हैं गेरुए रंग के मृतभांड, इनका काल 1200 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। तीसरा आते हैं चित्रित स्लेटी रंग के मृतभांड, इनका समय 1200 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। चित्रित स्लेटी रंग के मृतभांडों का काल 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। और चौथा आते हैं उत्तरकालीन काले रंग के मृतभांड, इनका समय 600 ईसा पूर्व से लेकर के पूर्व मौर्य काल तक निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में हम पुरातात्विक स्रोतों में जो अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का, स्मारकों का, मुद्राओं का, पुरावशेषों का, उनसे हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। थैंक यू।